हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों कैसे आप लोग, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 7 फरवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एल सल्वाडोर कंपनी कह रहा हूँ, कंट्री आप जानते होंगे है ना। उसने कहा है कि जो भी डिपोर्ट करना चाहते हो, जिन भी लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी के हो, यूएसए को कह दिया कि आप जिसको भी डिपोर्ट करना चाहते हो आप हमारे कंट्री में डिपोर्ट कर दो। और भी बहुत सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आरबीआई में बात चल रही है कि एमपीसी अब डिसीजन ले सकती है रेपो रेट कट करने के लिए, है ना। रेपो रेट कट करने से क्या फायदा होगा, है ना, एक आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आईआईटी गुवाहाटी ने सोचा है कि वो बैम्बू बेस्ड बंकर बनाएंगे। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक बार बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पहला क्या है, ये सारे आपके एक दिन पहले के करंट अफेयर जो मैंने करवाए थे वहां से क्वेश्चन निकले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिला था। एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी टू कर्ब सोरिंग राइस प्राइसेस। ठीक है, राइस प्राइसेस के बढ़ने की वजह से कौन सी कंट्री ने अभी फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगा दी है अपनी कंट्री में? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था फिलीपींस, है ना। फिलीपींस के बारे में बताया था कि वहां पे जो उनका, जैसे हमारा इंडिया का एफसीआई है, तो वहां पे वो लोग भी वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं राइस को। ठीक है, तो उन्होंने अब फैसला लिया कि उस राइस को जो स्टोर करके रखते हैं उसे वो मार्केट में रिलीज करेंगे, ताकि जो मार्केट में राइस का दाम है उसे कम किया जा सके, है ना। क्योंकि वहां पे राइस का जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से वहां पे इमरजेंसी लागू कर दी गई है। कहाँ पे? फिलीपींस में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल आपको पता ही है, मनीला है। और इसका एक आइलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसका एक आइलैंड आपको ध्यान रखना है, आइलैंड का नाम है लुजोन आइलैंड। ठीक है, लुजोन आइलैंड हमेशा न्यूज में रहता है, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुजोन आइलैंड कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है ये फिलीपींस से रिलेटेड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलीपींस की लोकेशन भी देखते हुए चलेंगे। ऑलरेडी मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूं, पुराने लेक्चर देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ हज सुविधा ऐप? हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? ये हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने लॉन्च किया है ना। किरण रिजिजू कौन है? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्होंने हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? असिस्टिंग पिलग्रिम्स विद एसेंशियल सर्विसेज। सारी सर्विसेज मिलेंगी, है ना, जैसे फ्लाइट की बुकिंग, ये सब से लेके लगेज का ट्रैकिंग और हेल्थ केयर से रिलेटेड भी, या कुछ ग्रीवेंस हो उसको रिड्रेस करने से रिलेटेड भी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी हज सुविधा ऐप पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो भी व्यक्ति हज करने जाएगा वो इस ऐप के माध्यम से कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। और क्या बताया था? और बताया था कि अगर किसी को हज करने जाना है तो कैसे जा सकता है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा कि कैसे जाएगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। कल के लेक्चर देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। व्हाट इज इंडियाज शेयर इन ग्लोबल टॉय एक्सपोर्ट मार्केट? ठीक है, ग्लोबल टॉय एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.3%। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कल बताया था कि चाइना का, अकेले चाइना का 80%, है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है टॉयज का, उसमें से अकेले 80% शेयर किसका है? चाइना का। चाइना क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्या है? कौन है? चाइना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यूएसए है लार्जेस्ट इंपोर्टर, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया क्या बनना चाहता है? इंडिया एक टॉय का एक्सपोर्ट का एक हब बनना चाहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट अभी हमारा जो शेयर है 0.3% है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा लिंक करते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को? चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, और यूएसए सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और सेकंड नंबर पे कौन करेगा? यूरोपियन यूनियन करेगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है ना, या इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है? तो आपको ध्यान रखना है इंपोर्टर यूएसए और एक्सपोर्टर चाइना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द ग्लोबल जस्टिस समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? है ना, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो टेलीग्राम पे ज्यादातर बच्चों ने लगाया है। ज्यादातर बच्चे जेनेवा लगा के आ गए हैं, है ना। लोगों को लगता है कि जेनेवा का न्यूज हमेशा सुनते होंगे, जेनेवा का नाम हमेशा सुनते होंगे, तो जरूर ग्लोबल जस्टिस समिट से वही होगा, बट ऐसा नहीं है भाई। ग्लोबल जस्टिस समिट कहाँ पे होने वाला है? अप्रैल में होगा, दुबई में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुबई में कहाँ पे होगा? दुबई एग्जीबिशन सेंटर, दुबई एग्जीबिशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, चीजों को थोड़ा आपको लिंक करके समझते हुए चलना होगा, है ना। पीसीएस का क्वेश्चन की कोई भी गारंटी नहीं रहती कि कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए छोटे से क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सब कुछ को आप कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ
यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था, फिलियन यांग, है ना, ये चीज मैंने बताई थी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये इंडिया आए हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सबसे मुलाकात कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर सबसे मुलाकात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिलियन यांग के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं किसके? कैमरून के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किसके? कैमरून के, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैमरून कहां पे है? कैमरून है अफ्रीका में एक कंट्री है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कहां पे है? अफ्रीका में एक कंट्री है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैमरून की लोकेशन कल मैंने आपको दिखाई थी, मैप देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। कैमरून की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, कैमरून है, उसके जस्ट नीचे आपको छोटा सा लिखे मिलेगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ग्विनिया करके मिलेगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा गैबोन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके इस साइड नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा आपको नाइजीरिया, और उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा नाइजर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको लिंक करते हुए चलना है। यहाँ पे आपको मिलेगा चड, और बीच में आपको मिलेगा लेक चड, है ना, जो कि अभी सूख रहा है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में आ चुका है, तो क्वेश्चन हर टाइप से आते रहते हैं, है ना, मैपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको थोड़ा सा याद करते हुए, ध्यान रखते हुए चलोगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे कौन सी कंट्री, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और यहाँ पे कौन सी कंट्री है, कल मैंने सारा मैप में आपको दिखाया था, तो वहां से आपको चीजें याद होगी। तो इस तरीके से मैपिंग अच्छी तरीके से करते हुए चलो, सारी चीजें ध्यान रहेंगी। पहले न्यूज की तरफ आज के हम लोग चलते हैं, आज के न्यूज की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे, है ना। कल के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, आज का देखिए, आज का न्यूज में आ रहा है एल सल्वाडोर टू एक्सेप्ट यूएस डिपोर्टीज ऑफ एनी नेशनैलिटी एंड वायलेंट अमेरिकन क्रिमिनल्स, ठीक है। तो एल सल्वाडोर की प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात कही गई है कि जो भी, जिसको भी आप डिपोर्ट करना चाहते हो अमेरिका, आप कर दो हमारी कंट्री में, हम लोग तैयार हैं। किसी भी नेशनैलिटी का, जरूरी नहीं है कि वो हमारी कंट्री का होना चाहिए, कहीं का भी हो, आप उसे क्या बोलते हैं, हमारे इधर कर दो। और जो भी आपके कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है ना, जिनको भी सजा मिल चुकी है, उन सबको हमारे इधर भेज दो, मैं संभाल लूंगा। किसने कहा है? ये एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने कहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वो काफी फेमस पर्सनैलिटी है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। उन पर्सनैलिटी का नाम देखिए, नईब बुकेले है, नईब बुकेले, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नईब बुकेले, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये कौन है? ये है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो भी बहुत सारी कंट्री में गए हुए थे, आपको पता है ना, टोटल 5 कंट्री के टूर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्को रूबियो, इनके बीच में मीटिंग हुई, और फिर ये डील निकल के आएगी कि एल सल्वाडोर जो है, वो जितने भी डिपोर्टीज हैं, जिनको भी डिपोर्ट करना चाहता है यूएसए, उन सबको एक्सेप्ट कर लेगा। इवन जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं यूएसए के, जो यूएसए के नेशनल्स हैं, उनको भी कर लेगा कौन? एल सल्वाडोर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बदले में ये ऑब्वियसली पैसे वैसे लेंगे, है ना। हालांकि न्यूज में आ रहा है कि एल सल्वाडोर काफी कम पैसों में ही लेने के लिए रेडी हो गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मीटिंग हुई थी अभी अभी एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट के साथ, और ये डील निकल के आई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइग्रेशन अग्रीमेंट इसे कहा जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एल सल्वाडोर की थोड़ी सी लोकेशन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको पता है ये है आपके नईब बुकेली, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नईब बुकेली न्यूज में रहते हैं, क्यों रहते हैं मैं बता देता हूँ। अभी 2024 में दोबारा वहां के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 2019 से ही प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 81st प्रेसिडेंट है, 81st प्रेसिडेंट है किसके? एल सल्वाडोर के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इन्होंने इतना बड़ा क्रैकडाउन किया वहां के गैंग मेंबर्स पे, है ना। एल सल्वाडोर बदनाम है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग, बहुत बड़े बड़े गैंग्स चलते हैं, ठीक है। ये ऐसे लुच्चे लफंगे वाले जो इंडिया में जो गैंग्स चलते हैं, उस टाइप के मत समझ लेना, ठीक है। नॉर्मल्स होंगे और किसी को मर्डर कर दिया, उसको मर्डर कर दिया, नहीं, ये इनका बहुत बड़ा व्यापार भी होता है, और इनके बहुत बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, ठीक है। हजारों में इनके मेंबर्स रहते हैं। अभी भी इन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को भी हाल फिलहाल में ही जेल में बंद कर दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट है नईब बुकेले ने, मतलब वो काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, और काफी ज्यादा फेमस है कहाँ पे? एल सल्वाडोर के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे वहां से जितने भी डिपोर्टीज होंगे, और अपनी कंट्री में इनको संभालेंगे। ऐसे भी इनको प्रैक्टिस तो हो ही गई है, संभालते संभालते इतने दिनों से संभाल रहे हैं। अब देखिए ऊपर क्या है? यूएसए, यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको, इतना मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। अब उसके साउथ में आएंगे हम लोग, और मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको साउथ अमेरिका के बारे में बता रखा है। अब उसके हम लोग नॉर्थ में जाएंगे, और नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जाएंगे तो देखते हैं मैक्सिको है। मैक्सिको के जस्ट नीचे आपको मिलेगी 2 कंट्री,
ग्वाटामेला एंड बिलाइस, ठीक है। तो मैक्सिको 2 कंट्री से बॉर्डर शेयर करिए, ग्वाटामेला से भी और बिलाइस से भी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे एल सल्वाडोर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल सल्वाडोर समझ में आया, ये कौन सी कंट्री है, एल सल्वाडोर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिसका कैपिटल क्या है, सान सल्वाडोर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको, सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, नईब बुकेले, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ग्वाटामेला बिलाइज हो गया, फिर उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा एन सल्वाडोर और होंडुरस, फिर निकारागुआ, कोस्टारिका और फिर पनामा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे आपको मिलेगा पनामा कैनाल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, पनामा कैनाल की पूरी हिस्ट्री बता दी थी, है ना, कि उसे किसने बिल्ड किया, यूएसए ने बिल्ड किया, है ना। यूएसए के पास था, फिर एक कमिटी के पास आया था, कमिटी में पनामा रिपब्लिक ऑफ पनामा के भी मेंबर्स थे और यूएसए के भी मेंबर्स थे। उसके बाद पूरी तरीके से 1999 में पनामा को ये हैंड ओवर कर दिया गया था, पनामा कैनाल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो न्यूज में थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे जो कंट्री है पनामा जिससे कनेक्ट कर रही है वो है कोलंबिया, और कोलंबिया को ही अभी हाल फिलहाल में ही यूएसए ने धमकाया था कि भाई ये जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि यूएसए में आ गए थे, चुपचाप ले लो इनको, ठीक है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो राजी हो गए थे कि हाँ भाई ले लेंगे हम लोग, बट हम लोग उनको थोड़ा सा डिग्निटी के साथ लेके आएंगे, ठीक है, हम लोग अपने प्लेन में लेके आएंगे। बट उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, मैं तो अब नहीं प्लेन से भेजूंगा, मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजूंगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट को फिर झुकना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलोगे। क्वेश्चन आ सकता है कि एल सल्वाडोर कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कैरिबियन सी में, कैरिबियन सी के पास है और पैसिफिक ओशियन, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी देख लेना। एल सल्वाडोर लास्ट के 2-3 साल से, दो साल हो गए होंगे, ठीक है, 2 साल से ये क्या है, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है यहाँ के गैंग्स की वजह से, और उनके जो गैंग्स हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा है। और फिर 2024 में यहाँ पे इलेक्शंस हुआ जहां पे फिर से जीत गए नईब बुकीली, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी यंग और फेमस पर्सनैलिटी है कहाँ पे, एल सल्वाडोर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये पूरी लोकेशन आपको समझ में आ रही होगी, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है ना। ये देखो 2024 की न्यूज है, जब जब दोबारा जीत गए थे कौन, एल सल्वाडोर साहब जीत गए थे दोबारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, नईब बुकेली साहब जीत गए थे कहाँ पे, एल सल्वाडोर में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएस का प्लेन। आपको पता है कि जब से ट्रम्प पावर में आए हैं तो उन्होंने एक पहले प्रॉमिस किया था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको हम लोग हर कंट्री में भेज देंगे जहां जहां से वो आए हैं, ठीक है। हम लोग किसी को भी बख्शने नहीं वाले, है ना, ये चीज आपको मैंने बता रखी थी। उसमें इंडिया भी एक कंट्री है जिससे बहुत सारे, आई थिंक लाखों में है इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि अभी यूएसए के अंदर है, ठीक है। उसमें से 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए थे बिना किसी शर्त के। पता नहीं कोई शर्त भी होगा, हो सकता है हम लोगों ने एक्सचेंज किया होगा, है ना, क्योंकि वहां से कुछ कुछ खुद खूंखार आतंकवादी भी आने वाले हैं, जैसे कि तहव्वुर राना, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि 18,000 आने वाले थे, उसमें से 100 से ज्यादा 104 के आसपास अभी आ चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये लैंड करे हैं अमृतसर के एयरपोर्ट पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एयरपोर्ट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अमृतसर में ये लोग लैंड करें, और ये अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, यूपी से, ठीक है। अब पंजाब से भी 30 थे, हरियाणा से भी 33 लोग थे। तो ये लोग को अब ले आया गया है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन से रूट से गए थे, ये डंकी रूट से गए थे। डंकी आपने मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें वही रूट दिखाया गया था कि कैसे इलीगली, बहुत ही मेहनत से, और मतलब उनका जान का भी जोखिम रहता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, यूएसए में एंटर कर जाते हैं कैसे भी, और फिर वहां पे काफी कम दामों में काफी कम एक तरीके से पैसों के साथ वहां पे काम करना स्टार्ट करते हैं, और फिर अपना एक तरीके से सिटीजनशिप जब तक वहां पे ना मिल जाए तब तक वो वहीं पे उस तरीके से रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया कि यूएसए का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है इंडिया में भी अभी पहुंचा है 100 से ज्यादा लोगों को लेके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको कंफर्म किया किसने, गौरव यादव, जो कि पंजाब के डीजीपी हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सारी चीजों को पुराने जो हमारे टॉपिक्स है उससे लिंक करते हुए चलोगे। अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो पक्का आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो जरूरी है कि आप लिंकिंग क्रिएट करते हुए चलो। लिंकिंग क्रिएट करना, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लिंकिंग इज द की, है ना। लिंकिंग क्रिएट करेंगे तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, करंट को स्टैटिक से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखो, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक और चीज बताई थी, कुछ कुछ ऑफिशियल्स के नाम याद करवाए थे, जैसे कि मैंने आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में बताया था और वहां के डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक बार और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं जो यूएसए की, जो कि ट्रम्प 2.0 एरा में है, तो उनको हम लोग एक बार देखते हुए चलते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अभी यूनाइटेड स्टेट के हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि 47th प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले 45th प्रेसिडेंट भी थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 46th प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडन थे, है ना। ये सारी चीज बता रखा है। तो 47th है अभी डोनाल्ड ट्रंप और 45th भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। फर्स्ट लेडी कौन है? ऑब्वियसली मिलानिया ट्रंप, जो उनकी वाइफ रहेंगी। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की सेकंड लेडी उषा वांस, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है और इंडिया के कौन से स्टेट से इनका ओरिजिन रहा है, ये चीज आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनके बारे में याद करवा दिया था। फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया था और याद भी करवा दिया था, ठीक है। अटॉर्नी जनरल अब याद रखेंगे पाम बॉन्डी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का भी नाम याद रखेंगे, पाम बॉन्डी। इससे पहले अटॉर्नी जनरल न्यूज में थे, वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अडानी के ऊपर केस किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंक करते हुए चलोगे। पाम बॉन्डी अभी नए अटॉर्नी जनरल है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को बनाया था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तुलसी गबार्ड का इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाया है, ये मत सोचना कि वो इंडिया से बिलोंग करती है या इंडिया का उसका ओरिजिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूएस एम्बेसडर टू यूएन कौन है? एलसी स्टेफनिक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और डायरेक्टर ऑफ सीआईए बनाया गया था जॉन रैडक्लिफ को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। एफबीआई के चीफ किसे बनाया गया है? काश पटेल, है ना। इनकी हमेशा जो वीडियोस है वायरल होती जा रही है, आपको पता ही है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ सिविल राइट्स, ये नाम आपको ध्यान रखना होगा, हरमित के ढिलोन, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में थे इंडिया के अंदर। सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन एआई श्रीराम कृष्णन, ये इंडियन नेम्स मैं आपको बता रहा हूं, जो कि इंडियंस जो पोजीशन हेल्ड कर रहे हैं, कहां पे, क्या बोलते हैं, यूएसए में, यूएसए के ट्रम्प 2.0 एरा में, तो वो थोड़ा नाम मैंने आपको बता दिया। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करके समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई पॉलिसी, व्हाई इज द एमपीसी लाइकली टू कट द रेपो रेट, ठीक है। तो आरबीआई अभी फैसला लेने वाली है, आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो फैसला लेने वाली है कि हम अब रेपो रेट को हो सकता है चेंज करेंगे वो, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है कि वो रेपो रेट को चेंज करने वाले हैं और रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से उसको घटाने की बात चल रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, एक बार हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार समझते हुए उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यही न्यूज आ रही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो एक तरीके से फैसला ले सकती है और रेपो रेट को घटा सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेपो रेट घटाने से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, है ना। इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आता रहता है, तो एक बार मैं हल्का सा फिर से बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, आपको रेपो रेट पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एमपीसी समझाऊंगा, है ना। रेपो रेट क्या होता है, ये समझो कि जैसे ही आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे बैंक में, है ना। बैंक आपको पैसे निकाल के दे देगा, है ना। वैसे ही जब बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने बैंक के पास जाता है। अब बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक है आरबीआई, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। बैंकों का बैंक कहते हैं। तो अब ये अपने आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई के पास पावर है कि वो अपने पैसे अब निकाल के किसको देगी? क्या बोलते हैं, उन बैंक्स को जिनको जरूरत है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जो आरबीआई है, एक तरीके से पावर भी एक्सरसाइज कर पाती है किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर पाती है किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक्स को पैसे कौन दे रहा है? जिसके पास पैसे हैं, ऑब्वियसली उसी के पास पावर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आरबीआई एक तरीके से पैसे देती है किसको? बैंक्स को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी बैंक्स को पैसे की जरूरत होगी, तो आरबीआई के पास वो चल जाता है ना। अब आरबीआई जिस रेट से, जिस दर पे, जैसे कि आपको किसी रेट पे ही पैसे मिलते होंगे ना, तो वैसे ही बैंकों को जिस रेट से आरबीआई से पैसे मिलते हैं, जिस रेट पे आरबीआई से पैसे मिलते हैं, वो जो रेट है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे जो बैंक्स है उनको आरबीआई से पैसे मिलते हैं, कमर्शियल बैंक्स है उनको आरबीआई से पैसे मिलते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। आई थिंक सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। समझ में आया? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट से बैंक्स को पैसे मिले हैं, किससे? आरबीआई से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बदले में उनको कुछ सिक्योरिटीज अपनी ये सब रखनी होगी और कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उनको लोन मिल जाएगा, किससे? आरबीआई से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया रेपो रेट। अब एक बात बताओ, जब इनको कम रेट पे पैसा मिलेगा, तो यही पैसा
हमें लैंड करेगी ये बैंक्स, है ना। बैंक्स के पास जो पैसा आएगा वो भी तो उसे हमें ही लैंड करना होगा। जब वो हमें लैंड करेगी, जब इसको खुद ही कम रेट पे मिला है तो ये भी हमें कम रेट पे मिलेगा, ये भी हमें कम रेट पे ही देगी। और जब ये हमें कम रेट पे देगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इच्छुक होंगे कि वो जाकर बैंक से लोन ले, क्योंकि लोन लेंगे तो क्योंकि कम रेट पे मिल रहा है तो आराम से ले लेंगे, और आराम से ले लेंगे तो वो अलग अलग जगह जहां पे जो पैसे कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि कोई कार लोन लेना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है ना, तो आराम से ले सकता है। दैट मीन्स की रेपो रेट डिसाइड करता है। रेपो रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, जो बैंक्स होगी वो भी काफी कम रेट पे आपको क्या दे पाएगी, आपको लोन दे पाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कम रेट पे लोन मिलेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो होंगे वो लोन लेंगे, और उससे क्या होगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, और इसका मतलब होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी क्या होता है ना। मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाती है, तो रेपो रेट के थ्रू भी बढ़ाई जा सकती है। ये एक तरीका है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों में से ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले, आज से 5 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि आरबीआई सोच रहा है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, है ना, कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके बढ़ाने वाला था। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो उसी से आप लिंक करो कि अब क्या कर रहा है आरबीआई, अभी भी यही चाह रहा है कि वो लिक्विडिटी को बढ़ाए, इसलिए रेपो रेट को भी कम करेगा। अब रेपो रेट को कम करेगा तो क्या होगा, काफी कम रुपए में, ये काफी कम इंटरेस्ट के साथ ये देगा किसको, बैंक्स को पैसा। तो बैंक्स भी हमें क्या करेगी, कम इंटरेस्ट पे लोन देगी, और जब हमारे पास लोन देगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक तरीके से राहत मिलेगी, और हमारे पास पैसे होंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझकर चलना होगा, है ना। अब देखो, जो रेपो रेट पे डिसीजन लेती है कि कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, वो जो कमेटी है उसे कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया इतना, अब समझो। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि वो 25 बेसिस पॉइंट, अब 25 बेसिस पॉइंट क्या होता है इसको समझ लो। देखो, अब जो रेपो रेट है, रेपो रेट डिसाइड करेगा कि कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है, इसे डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई है, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और यहां से भी यूपीएससी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझते हुए चलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनली नहीं आता था, बट फाइनेंस एक्ट 2016 लाया गया और अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट के तहत एमपीसी एक बॉडी बनाई गई आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका मेन काम है कि रेपो रेट डिसाइड करे, जिस रेट पे बैंक्स को क्या दिए जाएंगे, जिस रेट पे आपको बैंक्स को पैसे दिए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। एमपीसी बनाई गई आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, फाइनेंस एक्ट 2016 लाने के बाद। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम आरबीआई का 2 काम दिया गया था। आरबीआई को फाइनेंस एक्ट 2016 लाया गया, फाइनेंस एक्ट 2016 लाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत आरबीआई को एक काम दिया गया था, आरबीआई को काम दिया गया था कि ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्फ्लेशन कितना रखना है इसे, इन्फ्लेशन इसे रखना है 4 ± 2%, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये चीज दी गई है फाइनेंस एक्ट 2016 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, तभी कुछ बात बनने वाली है। समझ में आया। इसी एक्ट के तहत अमेंडमेंट किया गया आरबीआई एक्ट 1934 में, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जिसका मेन काम है रेपो रेट को डिसाइड करना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, रेपो रेट डिसाइड करेगा तो क्या होगा, रेपो रेट डिसाइड करेगा तो जो कितना मार्केट में पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन डिसाइड कर पाएगा, आरबीआई कर पाएगा, है ना। और पैसे का कम या ज्यादा ही होना तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, ये मार्केट में कितना पैसा है उसी पे तो डिपेंड करेगा ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेपो रेट के थ्रू ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अब एमपीसी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमपीसी है क्या भाई, तो एमपीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तो बता दिया। इसके टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 6 मेंबर्स रहते हैं। आरबीआई का जो चेयरमैन है, आरबीआई के चेयरमैन है, वो होंगे यहाँ के चेयरपर्सन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6% कौन कौन होते हैं, एक तो आरबीआई के चेयरमैन होते हैं, अभी जो चेयरमैन नए बने हैं उनका नाम मुझे बताना। शक्तिकांता दास अभी अभी रिटायर हो चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, 2 टर्म उन्होंने सर्व करी है ना। अब देखो, फर्स्ट जो आरबीआई के चेयरमैन बने हैं उनका नाम आप मुझे बताओ। और कौन होता है, आरबीआई के चेयरमैन हुए, और एक आरबीआई का
डिप्यूटी गवर्नर भी रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कौन रहेगा, एक आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उससे नॉमिनेटेड किया हुआ एक व्यक्ति रहेगा, एक सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेटेड किया हुआ व्यक्ति रहेगा। तो 3 हो गए आरबीआई की तरफ से और 3 हो गए किसकी तरफ से, 3 हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा सा समझ के चलो, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो आरबीआई के टोटल 6 मेंबर है, 6 में से 3 है आरबीआई की तरफ से और 3 है गवर्नमेंट की तरफ से। 3 आरबीआई की तरफ में से कौन हो गया, एक तो आरबीआई का गवर्नर ही हो गया, क्योंकि भाई रेपो रेट डिसाइड करना है तो गवर्नर ही नहीं रहे, ये तो कोई बात जमती नहीं है ना। तो एक तो हो गया आरबीआई का गवर्नर, दूसरा हो गया आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, और तीसरा हो गया एक सेंट्रल बोर्ड से, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेटेड एक व्यक्ति। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 3 लोग हो गए गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीज आप ध्यान रखना है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स, टोटल 6 मेंबर्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 3 हो गए किसकी तरफ से, 3 हो गए आपके गवर्नमेंट की तरफ से और 3 हो गए किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। अब एमपीसी जब भी बैठती है तो उसको चलाने के लिए एक क्वारम चाहिए होता है ना। जैसे कि पार्लियामेंट चलाने के लिए, लोकसभा चलाने के लिए, कोई राज्यसभा चलाने के लिए क्वारम चाहिए होता है। तो कितने लोग मिनिमम होने चाहिए, तो मिनिमम 4 लोग तो होने चाहिए, तभी कमेटी की मीटिंग हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वारम 4 लोगों का है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो भी यहाँ पे डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी वोटिंग से होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, वो मेजॉरिटी वोटिंग से होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब 3 लोग ने एक तरफ का वोट दिया और एक लोग जो अलग है, तो फिर 3-1 से जीत जाएंगे, है ना। या 6 लोग हैं तो 5 लोग एक तरफ, 4 लोग एक तरफ और 2 लोग दूसरी तरफ, तो फिर जो 4 लोग हैं जो मेजोरिटी में है वो जीत जाएंगे। तो इस टाइप से फैसला लिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट इन केस ऐसा हो कि 6 लोग हैं, 6 में से 3 एक तरफ और 3 एक तरफ हो जाए, तो बीच में क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, है ना। अब इस टाइप के केस में क्या होगा, इस टाइम में एक कास्टिंग वोट रहता है, किसका कास्टिंग वोट रहता है, आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है। तो आरबीआई को दोबारा वोट करने का ऑप्शन मिलेगा और जब वो जो उसने वोट दे दिया फिर वही फैसला मानना पड़ेगा पूरी मीटिंग को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आरबीआई की जो मीटिंग होती है, ये जो एमपीसी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है, जो भी ये डिसीजन लेगी, जो भी ये डिसीजन लेंगी वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होगा, ये भी चीज आप ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यूपीएससी में, है ना। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आपके यूपीएससी में आ चुके हैं, है ना। बीपीएससी में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसी से, इसलिए आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात, है ना। इसकी ग्रेविटी को पहचानो और इसको समझो, ठीक है। तो समझ में आया कि एमपीसी क्या है, रेपो रेट क्या है और एमपीसी क्या है, उसमें लिंक क्या है, समझ में आया, है ना। एमपीसी कैसे कंट्रोल करती है रेपो रेट को, रेपो रेट से कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब आरबीआई ने यही फैसला लिया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 बेसिस पॉइंट से अब रेपो रेट को घटाएंगे। मतलब अब वो चाहते हैं, आरबीआई चाहती है, सरकार हमारी चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए वो लोग क्या करें, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रेपो रेट को घटा रहे हैं। कितने पॉइंट से घटाया इन्होंने, 25 बेसिस पॉइंट से घटाया है, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 1% में 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं, 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक बेसिस पॉइंट में कितना होगा, एक बेसिस पॉइंट में कितना होगा, 1/100 होगा, है ना। 25 बेसिस पॉइंट्स घटाए है, 25 मतलब यहां पे कर लो 1/100 इंटू 25 मतलब 0.25% घटाया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था अभी तक था 6.5% हमारा रेपो रेट। इस रेपो रेट पे जो हमारी बैंक है, जो आरबीआई है, वो बैंकों को दे रही थी, क्या बोलते हैं, पैसे दे रही थी, है ना। अब इसको घटा के वो 6.25 कर लेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब 0.25% घट जाएगा, ठीक है। अब आप ये सारी चीजें समझ चुके हो, क्या क्या चीजें समझ चुके हो आप, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ चुके हो इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन कितना रखना है, +-4 +-2, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एमपीसी के बारे में बता दिया, रेपो रेट के बारे में बता दिया, है ना, रेपो रेट के बारे में बता दिया और एमपीसी से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दिया और इसके जो बेसिस पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बता दिया, ठीक है। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन आपके पक्का हर साल निकल के आते ही आते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो आपको थोड़ा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का ही उल्टा कर देना। रेपो रेट होता है जब बैंक पैसे देती है, किसको, क्या बोलते हैं, बैंक्स को पैसे देती है। जब आरबीआई जो है पैसे देती है बैंक्स को, तो उसे हम लोग कहते हैं, जिस रेट पे देती है वो हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जब बैंक्स अपने पैसे रखती है कहाँ पे, आरबीआई के अंदर, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं, जिस रेट पे वो रखती है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, रेपो रेट का उल्टा, जब बैंक्स रखे आरबीआई के अंदर, है ना, मतलब आरबीआई जब पैसे ले बैंक से, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, रिवर्स रेपो रेट कह देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और रेपो रेट से हमेशा
जो रेट है, जो परसेंटेज है, उससे हमेशा कम होगा रिवर्स रेपो रेट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा किससे, रेपो रेट से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको लिंक करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा समझते हुए चलना और आगे बढ़ना। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। इतना आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है, तो इसको अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट मैंने आपको बता दिया है ना। एक और न्यूज आ रही है कि आरबीआई इंक्स डील विद, उसने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, आईआईटी गुवाहाटी के साथ, फॉर बैम्बू बेस्ड बंकर्स एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अब कन्वेंशनल बंकर को ना यूज करते हुए बैम्बू बेस्ड बंकर बनाने की फैसला लिया है किसने, आर्मी ने। और इसके लिए वो हेल्प लेगी किसकी, आईआईटी गुवाहाटी। अब आईआईटी गुवाहाटी मतलब उनको बना के देगी और फिर हमारी आईआईटी, जो हमारी आर्मी है, उसे यूज करेगी। आर्मी के जो जवान है वो यूज करेंगे बैम्बू बेस्ड बंकर्स, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि बैम्बू बेस्ड बंकर्स कौन बनाने वाला है आर्मी के लिए, तो आप ध्यान रखना आईआईटी गुवाहाटी मदद करेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे, समझ में आया? नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है भूटान किंग अराइव्स इन महाकुंभ टेक्स ट्रिप एट संगम, ठीक है। तो भूटान के किंग जो है उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इनका नाम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के बारे में कई बार बता चुका हूँ। इंडिया तो अब लगातार लगातार ही आ रहे हैं, लगता है पिछले साल से, है ना। मतलब जितनी बार तो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी नहीं मिलते हमारे प्रधानमंत्री से, उतनी बार ये आ चुके हैं इंडिया में। ये चीज आप ध्यान रखना है। तो अभी ये महाकुंभ भी गए हुए थे, है ना। महाकुंभ से पहले ऑब्वियसली प्रयागराज पहुंचे होंगे, तो फिर इनका खूब स्वागत किया गया। फिर सीएम योगी के साथ वो गए महाकुंभ में और वहां पे त्रिवेणी संगम में इन्होंने डुबकी लगाई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया भूटान का रिलेशंस बहुत ही पुराना है, बहुत ही हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशंस है ना। इन्होंने फिर वही सैफरन कपड़ा पहना और अपनी एक होली डिप लगाई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये हनुमान मंदिर में भी गए और वहां पे जो पूजा ये सब करनी होती है वो सब इन्होंने करी। ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये भूटान के किंग है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। भूटान के साथ हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है, आपको पता ही है ना। 2024 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हुए थे कहाँ पे, भूटान में। और फिर इनको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ, नाम ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, ये अवार्ड दिया गया जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है, किस कंट्री ने दिया है, तो आपको दिमाग में भूटान नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लग नहीं रहा कि यार ये भूटान से ऐसा कुछ नाम निकल के आने वाला है, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो भूटान देता है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका, भूटान का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारे जो फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा आपको इकट्ठा करते हुए, लिंक करते हुए चलना होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसको दिया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया। और ये पहले ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है भूटान की तरफ से। ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन अब यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फर्स्ट देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं नहीं तो एक्सट्रीम सेंटेंस को यूज किया गया है, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फर्स्ट लीडर नहीं होंगे। बट फर्स्ट लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिसको ये अवार्ड दिया गया है किसकी तरफ से, भूटान की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूटान वर्ल्ड में, इस पूरे प्लेनेट पे अकेली कार्बन नेगेटिव कंट्री है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन नेगेटिव कंट्री है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब इन्होंने इतने पेड़ पौधे लगा रखे हैं जिससे जितना ये कार्बन प्रोड्यूस भी नहीं करते उससे ज्यादा ये कार्बन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन नेगेटिव कंट्री है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूटान के बारे में एक और चीज आपको पता होगा, ये अपना ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। ग्रॉस क्या बोलते हैं, जीडीपी नहीं निकालते, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में निकालते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इनके कुछ फैक्ट्स थे भूटान के बारे में, ये चीज आपको पता ही होगा। 2024 में एक एमओयू भी साइन हुआ था, आपको पता है। एक्चुअली वहां से, भूटान से हम लोग काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं और वो भारत की तरफ आती हैं नीचे की तरफ गिरते हुए, है ना। काफी ज्यादा स्कोप भी रहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। एक एमओयू भी साइन हुआ था अभी, किससे रिलेटेड, रेल लिंक से रिलेटेड। नाम ध्यान रखना है आपको, कुकरंजर गैलफू रेलिंग एंड बनरहट समस्ते रेलिंग की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ही किससे रिलेटेड है, इंडिया और भूटान से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। कुकरंजर गैलफू रेलिंग और बनरहट
समझते, रेल लिंक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया किससे रिलेटेड है? इंडिया और भूटान से रिलेटेड है। ये जो गिल्फू है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। गिल्फू नाम की एक सिटी बना रहा है कौन? भूटान, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि जिसे हम लोग वर्ल्ड की फर्स्ट माइंडफुलनेस सिटी नाम से जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड की फर्स्ट माइंडफुलनेस सिटी क्या मतलब कि यहाँ पे जो आपका मेंटल हेल्थ है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ कारोबार कर रहे हो, सब पूरे टाइम इसी चीजों में बिजी हो, नहीं। ये मतलब एक तरीके से कम्युनिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आपके मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज भी आपको नहीं दिखेगी। ज्यादातर एजुकेशन सेक्टर ये सब दिखेगा, आईटी सेक्टर वहाँ पे जा सकता है, पर पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये इस सिटी को कार्बन न्यूट्रल भी बना के चल रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल भी बना के चल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका इंडिया के साथ भी बॉर्डर लगता है, इंडिया के बॉर्डर के आसपास ही ये बना रहे हैं, है ना। पिक्चर में लगाना भूल गया, नहीं तो आपको दिख जाता, शायद मैंने लगा भी रखा होगा। एक सेकेंड देख लेते हैं। ये रहा पोखरंजर इंडिया की तरफ से और गैलफू इसकी तरफ से, ठीक है। तो इसका बॉर्डर लग रहा है किसके साथ? इंडिया के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। गैलफू बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया के कौन से स्टेट के साथ? असम के साथ शेयर कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके साथ शेयर कर रहा है? असम के साथ शेयर कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आपको लिंक करके चलना होगा। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। भूटान का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, भूटान का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है अराउंड 690 किलोमीटर के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं किसके बारे में? इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर 4096 किलोमीटर है ना। इंडिया का म्यांमार का बॉर्डर एलएसी की टोटल लेंथ, एलओसी की टोटल लेंथ, तो ये सारी जितनी भी लेंथ है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, है ना। एलएसी में भी दो है, एक इंडिया का क्या मानना है कि कितने किलोमीटर का है, और चाइना का क्या मानना है, जैसे कि 2000 किलोमीटर है चाइना का मानना। तो ये सारी चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको थोड़ा सा लिंक करके चलना होगा, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। सिटीज के बारे में हम लोग ने देख लिया, गेल्फो हो गया और ये हो गया कोकरांझर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस किस के साथ भूटान बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ऑब्वियसली सिक्किम के साथ कर रहा है यहाँ पे, है ना। वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, आसाम के साथ कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम लोग चिकन नेक्स के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पुराने क्लास में बता चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ चुकी है, समझ में आ जाएगी। तो किसके बीच में सैंडविच हो रखा है? ये सैंडविच हो रखा है देखो, भूटान के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रेच है कितने किलोमीटर का है? ये अराउंड 20 किलोमीटर का है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। माइल्स में अगर बोल दिया जाए तो 12 से 14 माइल्स का है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सैंडविच हो रखा है एक तरीके से। ऊपर क्या है? ऊपर आपका ऊपर आपका भूटान हो जा रहा है और नीचे हो जा रहा है बांग्लादेश, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे चिकन स्नैक, है ना। इसको तोड़ना भी आसान है काफी, अगर इसको काट दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बट हमारी जो सेनाएं हैं काफी मेहनत से मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात रहती है, और कोई एडवर्सरी हमारा जो इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है उसको हटाने की कोशिश करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। भूटान और जो इंडिया है, ये एक तरीके से भूटान है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीजों को समझ कर चलना होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट गुड फॉर एनीवन से सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक केस पहुंचा यार, केस में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ना, जिसमें स्पोर्ट्स वाली फील्ड में जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो उनका स्पोर्ट्स से कोई भी लेना देना नहीं रहा है। या तो वो पॉलिटिशियंस रहे हैं, ठीक है, या बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, या फिर वो जजेस रहे हैं, फॉर्मर जजेस रहे हैं, है ना। रिटायरमेंट होने के बाद फिर उनको एक पोस्ट दे दी जाती है कि भाई अब आप बन के रहो स्पोर्ट्स में, आप इसके हेड बन के रहो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइम एग्जांपल आप जय शाह का भी आपने देखा होगा, है ना। जय शाह कौन है? जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं, इनका स्पोर्ट्स से कोई भी लेना देना नहीं है, है ना। ये अभी आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, हमको पता है, आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, ये आपको पता है ना। और इंडिया की तरफ से ये 5th चेयरमैन बने हैं जो कि आईसीसी के चेयरमैन बने, मतलब 5th ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना पदभार संभाला था 1 दिसंबर 2024, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। इससे पहले जो व्यक्ति थे वो न्यूजीलैंड के थे, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जय शाह समझ में आ गया, 2024 से इन्होंने पदभार संभाल रखा है, आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसे 1984 में को ये नाम दिया गया था, उससे पहले से ये स्टैब्लिश हो रखी है। मतलब आईसीसी 1908 से है, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था इसे 1908 में। बट उस टाइम इसका नाम क्या था? उस टाइम इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम इनका नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नाम चेंज करके कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ना, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड जो भी मैचेस वैचेस होती हैं उनको कंडक्ट कराती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा आपको लिंक करके चलना होगा। पीसीएस वाले जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको पता नहीं रहता कि कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखो, जो न्यूज में आ रहा है तो छोटी छोटी चीजें भी आ रही है तो उसको समझते हुए चलो कि वो चीजें उन सारी चीजों को कवर करते हुए चलोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। एक और चीज आप देख लो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसके टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं? तो इसके अभी 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप थोड़ा सा कवर करते जाएंगे। एग्जैक्टली अगर बताऊं तो मैं 108 मेंबर्स है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें से 96 जो है वो फुल मेंबर्स है, 96 फुल मेंबर्स हैं और 12 जो है एसोसिएट मेंबर्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को लिंक करते हुए चलो। 1908 वाला डेट मैंने आपको बता दिया और उसके बाद 1908 के बाद आपको ध्यान रखना है 1984, ठीक है। इस तरीके से आप समझते हुए चलेंगे। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। और आईसीसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है या कहाँ पे है, इस कंट्री में है या यूके में है, कहीं पे है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, इंडिया यूके कहीं पे भी नहीं है, दुबई में है, यूएई में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। आज की क्लास कुछ टॉपिक्स बच गए आपके, है ना, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आज ही लेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो क्लास है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ज्यादा लंबा हम लोग को क्लास को नहीं खींचना है, ठीक है। पर सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं। कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा जो बच जाया करेंगे हफ्ते में, है ना, कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं तो उसको एक बार मैं सेपरेट क्लास लेके कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट हम लोग जो डेली का जो टाइम है वो इतना ही रखने वाले हैं, इससे ज्यादा हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।